दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप 95 साल के हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर मानसून देखा है, लेकिन इस बार जो पानी आया है वो आपने पहले कभी नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, यह सुबह है 19 जुलाई की और बात है आसाम के शिवसागर जिले के सबसे ऊंचे इलाके की। महज दोस्तों 2 घंटे में पानी छाती तक पहुंच गया और 1 घंटे के अंदर पूरा जलमग्न। दोस्तों, यह कोई मामूली बाढ़ नहीं था, यह पिछले 60 सालों की सबसे भीषण तबाही थी। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असम क्यों हर साल डूबता है और इसके पीछे का असली वजह क्या है। क्या इसके पीछे लगातार बाढ़ आने का असली वजह केवल प्रकृति है या कुछ और भी है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस बार की बाढ़ कितनी भयानक है और कितना नुकसान किया। दोस्तों, इस बार की बाढ़ में 856 गांव और 12 जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इसके अलावा दोस्तों 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए, 3 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। और दुख की बात यह है दोस्तों कि कम से कम 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई अभी तक इस बाढ़ में। तो दोस्तों, असम में अब बाढ़ कोई एक बार की आपदा नहीं रह गई है, यह हर साल की कहानी बन चुकी है, जिसमें दोस्तों हजारों करोड़ का नुकसान होता है असम का और देश का। तो दोस्तों अब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार को पता नहीं था कि बाढ़ की ऐसी स्थिति बन सकती है। साल 2016 से 2021 तक विधानसभा चुनावों में बार बार वादा किया गया कि बाढ़ मुक्त आसाम बनाया जाएगा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 2017 से 2020 के बीच लगातार बाढ़ आती रही है। हर साल 100 से 200 लोगों की जान जाती रही है और 2024 अप्रैल में फिर चुनावी घोषणा में वही वादा दोहराया गया है कि बाढ़ मुक्त आसाम। और उसी साल जुलाई में दोस्तों 60 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आ गई। असम में अब तक 4800 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए जा चुके हैं, लेकिन जब असली जरूरत होती है तो यह ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अब दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि असम में बाढ़ आने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। असम की भौगोलिक बनावट ही इसे बाढ़ प्रवण बनाती है। सोचिए दोस्तों, एक कटोरे की तरह असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी विशाल नदियां इसी कटोरे से होकर गुजरती हैं। पहाड़ों पर जो भी बारिश होता है वह सीधे इसी कटोरे में गिरता है और पानी के बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, बांग्लादेश की तरफ से, वो भी बेहद सकरा। यही वजह है दोस्तों कि असम का करीब 40% हिस्सा हमेशा बाढ़ की चपेट में रहता है। लेकिन सिर्फ भूगोल ही दोषी नहीं है, जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और भयानक बना दिया है। नागालैंड के वोखा, मोकोकचुंग और मोन जैसे इलाकों में सिर्फ 8 से 9 घंटों के भीतर 137 mm बारिश दर्ज हुआ और आसाम के चराईदेव जिले में सामान्य से 436% ज्यादा बारिश हुई है। दोस्तों, जो बारिश पहले पूरे महीने में होती थी अब जलवायु परिवर्तन की वजह से सिर्फ कुछ ही दिनों में हो जाती है। यानी नदियों को संभलने का प्रकृति के द्वारा मौका ही नहीं दिया जाता है और इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है जिससे नदियां बिल्कुल उफान पे आ जाती हैं। अब दोस्तों एक चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के अस्थिर पहाड़ों से होते हुए भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें बहाकर लाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर गाद के मामले में दोस्तों यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न से भी 5.5 गुना ज्यादा गाद ढोती है। इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, जब नदी आसाम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और यही गाद नदी के तल में जमने लगता है। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठता है तो उसकी पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और यही कारण है कि सरकार की ड्रेजिंग नीतियां फेल हो जाती हैं। मशीनें जितनी गाद निकालती हैं नदी उससे कहीं ज्यादा वापस लेके आता है। अब चलिए इतिहास में झांकते हैं दोस्तों।
15 अगस्त 1950 असम में आया 8.6 तीव्रता का महाभूकंप। इस भूकंप ने पहाड़ों को हिला दिया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया और फिर पानी ने हिंसक रूप से एक नया रास्ता बनाया, जिसे स्थानीय लोग बोलिया जल कहते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र का तल रातों रात 10 फीट ऊपर उठ गया। इस एक घटना के बाद से असम में बाढ़ की तीव्रता अस्थायी रूप से बढ़ गई, उसके बाद लगातार बढ़ती ही गई। दोस्तों 1912 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र का फैलाव 3870 वर्ग किलोमीटर था। 2006 तक यह बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। कई जगहों पर तो नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से जो है बाढ़ के क्षेत्र का बढ़ोतरी हुआ है। एक और दिलचस्प बात कि बाढ़ का नक्शा भी बदल रहा है। पहले धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा और मोरीगांव जैसे इलाकों में नियमित मानसून के शिकार होते थे, नियमित बाढ़ आते थे। लेकिन 2024 में चराईदेव, जोरहाट और शिव सागर जैसे नए इलाके भी दोस्तों बाढ़ की चपेट में आए हैं। वो इलाके जो दशकों तक सूखे रहे, वहां अचानक पानी भर गया है। नदी हर साल अपना रास्ता बदल रही है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये बाढ़ लगातार आ रहा है, इसका समाधान क्या पहले से ही कभी कुछ नहीं निकाला गया? तो दोस्तों 1975 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक मॉडल भेजा था, फ्लड प्लेन जोनिंग। इसमें साफ था कि नदी से कितनी दूरी पर घर बनने चाहिए, जैसे उसको जोन में बांट दिया गया था। रेड जोन नदी का किनारा, यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। येलो जोन मध्य क्षेत्र सिर्फ कृषि की अनुमति होगी। ग्रीन जोन सुरक्षित ऊंचाई, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, घर और बुनियादी ढांचा बन सकता है। लेकिन दोस्तों आज तक यानी 50 साल बीत जाने के बाद भी दोस्तों असम में इस कानून को लागू नहीं किया गया। यह एक लापरवाही है दोस्तों, इसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे बाढ़ में धन की और लोगों की जनमानस की जो है नुकसान को कम किया जा सके। तो दोस्तों अब समझ आता है कि असम की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह 3 चीजों का घातक मिश्रण है। पहला दोस्तों भौगोलिक, गाद का भारी जमाव और प्राकृतिक कटोरानुमा बनावट असम का। दूसरा दोस्तों जलवायु परिवर्तन और उसका दोहन, चरम वर्षा, वनों की कटाई, अंधाधुंध खनन, मानव निर्मित गलतियां दोस्तों, विफल तटबंध और अल्पकालिक नीतियां। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? तो दोस्तों इसको हम जापान के उदाहरण से समझते हैं। जापान दोस्तों एक ऐसा देश है जहां लगातार भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी आता रहता है। लेकिन दोस्तों उसने आपदा को रोकने की कोशिश छोड़कर उसके साथ समन्वय बनाकर जीना सीखा। उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूकंप रोधी वास्तुकला और जन प्रशिक्षण के जरिए। ठीक ऐसे ही दोस्तों जिस तरह जापान ने भूकंप को नहीं रोक सकता, असम भी बाढ़ को नहीं रोक सकता, लेकिन बाढ़ के साथ समन्वय बनाकर जीना सीख सकता है। और यही असली समाधान है, यानी बाढ़ के साथ जीना सीखना ही असली समाधान है। और इस प्रकार से समन्वय बनाना कि उसका नुकसान लोगों की जिंदगी में कम से कम हो। इसके अलावा दोस्तों ऊंचे स्थानों पर घर और स्टील हाउस को अनिवार्य बनाना। हर गांव में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं हों, पूर्व चेतावनी प्रणाली हो, मौसम और जल स्तर की सटीक ट्रैकिंग हो, जिसमें वो घटनाएं होने से पहले लोगों को पता चल जाए और लोग सुरक्षित जगहों पे इकट्ठा हो जाएं। पंचायत स्तर पे अनिवार्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, लोगों को प्रशिक्षित करना, जागरूक करना भी दोस्तों प्रकृति की भौगोलिक सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। असम हमेशा एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र रहेगा, यही उसकी नीयत ही है। लेकिन दोस्तों सही नीयत और पारदर्शी नीतियों से इसके विनाश को शून्य के करीब लाया जा सकता है। तो दोस्तों सवाल यह नहीं है कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी, सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार होंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको जानकारी पूर्ण लग रहा हो
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से असम की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।